कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस और उस वीडियो के नीचे मुझे कई सारे क्वेश्चंस आए जिसमें लोग मुझसे एब्सकॉन्डिंग केसेस के बारे में पूछ रहे थे। कुछ वो लोग थे जो ऑलरेडी किसी कंपनी से एब्सकॉन्डेड हो चुके थे और पूछना चाह रहे थे कि कंपनी अभी उनसे पैसे मांग रही है तो क्या उन्हें पैसे वापस करने चाहिए। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि किसी कंपनी से एब्सकॉन्डेड होने की वजह से क्या नई कंपनी के एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में किसी तरह का कोई असर पड़ेगा। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या रेज्यूमे में उस कंपनी का नाम लिखना चाहिए जिस कंपनी से आप एब्सकॉन्डेड हुए हैं। तो एब्सकॉन्डिंग को लेकर जिस भी तरह के क्वेश्चंस हैं, अगर आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उन सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैं आज ये वाला वीडियो बना रही हूँ। प्लीज उस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आपने कभी भी किसी भी कंपनी से एब्सकॉन्ड करा है या फिर अगर आप एब्सकॉन्ड करने की सोच भी रहे हैं, वेल एज एन एचआर मैं तो यही कहूंगी कि ऐसा सोचिएगा भी नहीं, लेकिन अगर ये ख्याल आपके दिमाग में आ भी रहा है तो आप प्लीज इस तरह का कोई भी स्टेप लेने से पहले इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। और जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं उन सबको वेलकम टू सोशल अनियन। आई एम एन एचआर प्रोफेशनल फ्रॉम बेंगलुरु। इस चैनल में मैं वीडियोस बनाती हूँ अबाउट वर्क एंड माई लाइफ इन बेंगलोर। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ जैज, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ कि एब्सकॉन्ड करना किसे कहते हैं। वेल, जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उसके ऑफर लेटर में लिखा होता है कि अगर आपको उस कंपनी से रिलीज चाहिए या आप कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। आफ्टर यू टेंडर योर रेजिग्नेशन यू हैव टू सर्व द नोटिस पीरियड। किसी कंपनी में ये 1 मंथ की होती है, किसी कंपनी में 60 डेज और आजकल बहुत सी कंपनी सीनियर पोजीशन में 90 डेज का नोटिस पीरियड रखती है। अगर आप रिजाइन करते हैं और उसके बाद नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते हैं, अगले दिन से आना बंद कर देते हैं, इन दैट केस यू विल बी एन एब्सकॉन्डिंग केस। देयर आर ऑल्सो सम केसेस जिसमें एम्प्लॉयज अपने सीनियर से या अपने एचआर से बात तक नहीं करते हैं। वन फाइन डे दे जस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग एंड दे थिंक कि आज से मुझे इस ऑफिस में नहीं जाना है, यहाँ पर काम नहीं करना है, तो आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विदाउट एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑफ कोर्स नोटिस पीरियड सर्व नहीं होता है। तो ये जो केसेस हैं इसको एब्सकॉन्डिंग केसेस बोलते हैं। तो अब एक जरूरी क्वेश्चन कि अगर आप एब्सकॉन्ड करते हैं तो क्या ऑर्गेनाइजेशन आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकती है। वेल यस, ऑर्गेनाइजेशंस आपके अगेंस्ट बहुत सारे एक्शंस ले सकती है अगर वो चाहे तो। चलिए इसको डिटेल्स में समझते हैं। तो सोचिए आपने मन बना लिया है एब्सकॉन्ड करने का एंड वन फाइन मॉर्निंग या तो आप ऑफिस जाना बंद कर देते हैं या फिर अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो भी आप लॉग इन करना बंद कर देते हैं। तो पहले आपका बॉस आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, या तो आपको कॉल करेगा या टेक्स्ट करेगा, एटलीस्ट वो 1 से 2 दिन ये करेगा। अगर आप आपके बॉस यानी जो भी आपका मैनेजर है या टीम लीडर है उसके कॉल से ईमेल्स पर रिस्पॉन्ड नहीं करते तो ये केस नेक्स्ट जाएगा एचआर के पास। एचआर भी आपको ईमेल करेगा, आपको कॉल करेगा और फिर आपके पर्सनल ईमेल में भी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर आप एचआर के कम्युनिकेशन को भी इग्नोर करते हैं फिर आपके घर में एक मेल आएगा, ईमेल नहीं मेल आएगा, चिट्ठी आएगी और वो चिट्ठी वार्निंग लेटर भी हो सकती है, क्वेरी लेटर भी हो सकती है। क्वेरी लेटर वो होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहती है कि इतने दिनों से आपने लॉगिन नहीं किया, आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, आर यू फाइन, आर यू ओके, सब कुछ ठीक है, डू यू नीड एनी हेल्प। ये भी हो सकता है एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस में सेंड अ वार्निंग लेटर कि इतने दिनों से आपने लॉगिन नहीं करा है, आप किसी के साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी क्वेरी को आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वार्निंग लेटर, वार्निंग टू टर्मिनेट कि अगर आपसे द नेक्स्ट 10 डेज और नेक्स्ट 7 डेज में भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं देन यू विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लेते हैं कि आपने इस क्वेरी लेटर या इस वार्निंग लेटर का भी किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं किया, देन द ऑर्गेनाइजेशन विल गो अहेड एंड टर्मिनेट यू फ्रॉम द सिस्टम एंड नाउ यू आर एन एब्सकॉन्डर। अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे तो इस केस में आपका एफएनएफ रोक सकता है। इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि आपको रिलीज लेटर या रिलीविंग लेटर नहीं मिलेगा, दो नॉट कंप्लीटली, बट द एम्प्लॉयर कैन होल्ड द पे आउट ऑफ द प्रोविडेंट फंड टू सम एक्सटेंट। आपका एम्प्लॉयर अगर चाहे तो आपके डिटेल्स नैस्कॉम जैसे संस्थाओं के ब्लैक लिस्टेड एम्प्लॉइज में भी ऐड करा सकता है। आपका एम्प्लॉयर चाहे तो आपसे रिकवरी अमाउंट भी मांग सकता है। रिकवरी अमाउंट वो होता है जो आपने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया
आपने काम नहीं करा नोटिस पीरियड में, उसके लिए उनको जो लॉसेस इनकर हुए यू विल हैव टू पे फॉर इट। वो नॉर्मली आपका 1 या 2 महीने का सैलरी या फिर उसका बेसिक होता है, वॉट एवर इज मेंशन्ड इन द ऑफर लेटर। सबसे मेन मुद्दा ये कि दिस एम्प्लॉयर कैन इम्पैक्ट योर एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग नेगेटिव फीडबैक। अब अगर आपको नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है बाय एन एम्प्लॉयर, तो क्या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपको लेना चाहेगी? While you're thinking about that, let's address another important query, और वो ये है कि एक बार एब्सकॉन्ड करने के बाद जिस कंपनी से आप एब्सकॉन्ड हुए हैं, क्या उस कंपनी को आपको अपने रेज्यूमे में रखना चाहिए, या फिर रेज्यूमे से उस कंपनी का नाम हटाकर क्या आप उस एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह से छुपा सकते हैं? उसका आंसर ये है कि अगर आपने ये कांड 2014 से पहले करा है तो उस कंपनी के डिटेल्स को अपने रेज्यूमे से हटा देना और उसका जिक्र कभी किसी से नहीं करना ही अक्लमंदी होगी। एथिकली दिस इज नॉट द राइट थिंग, बट अगर आप एब्सकॉन्ड कर रहे हैं तो यू हैव ऑलरेडी डन द एथिकली रॉन्ग थिंग, सो व्हाट कैन यू डू एनी विच वे। तो हाँ, अगर आपने 2014 से पहले ये कांड करा है तो इट इज बेटर कि आप उस एम्प्लॉयमेंट को या उस एक्सपीरियंस को अपने रेज्यूमे से पूरी तरह से हटा दें। लेकिन अगर आपने ये कर्म 2014 के बाद, स्पेशली अक्टूबर 2014 के बाद करा है, then there is not a chance in hell that you can hide it. Why I say so? Because 2014 के अक्टूबर में, if I'm not wrong, अक्टूबर में ही UAN इंट्रोड्यूस्ड हो गया था। इंडिया का हर वो एम्प्लॉय, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो, हर वो एम्प्लॉय जिसका PF अकाउंट है उसके पास एक UAN नंबर होगा। UAN नंबर आधार नंबर के जैसे एक सिंगल ही होता है। एक इंसान के पास 2-3 UAN नंबर्स नहीं होते। अगर किसी ने निकलवा लिया है किसी भी तरह से तो वो इलीगल होगा, बिकॉज एवरी एम्प्लॉय हैज 1 UAN नंबर। आप कभी भी काम करोगे, जहां पर भी जिस भी कंपनी में काम करोगे, जब आपका प्रोविडेंट फंड करेगा तो उस प्रोविडेंट फंड को उस UAN नंबर से लिंक कर दिया जाएगा। नाउ विद दिस UAN नंबर जो भी वेरिफिकेशन करता है, जो भी कंपनी वेरिफिकेशन करती है, वो कंपनी जब इस UAN नंबर की हिस्ट्री देखेगी तो इस UAN नंबर के अंडर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आए हैं, यानी कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस UAN नंबर के अंडर PF डाला है, PF का पैसा डाला है, वो सब इजिली सामने आ जाएगा। दैट मीन्स देयर इज नो विच वे दैट यू कैन हाइड योर एम्प्लॉयमेंट पोस्ट अक्टूबर 2014 जब से UAN लागू हो गया है, इफ अगर आपको PF मिल रहा हो उस एम्प्लॉयमेंट से। और आई थिंक PF तो आजकल सब देते हैं, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो PF नहीं देती। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल टू मेक दिस एंटायर थिंग मोर अंडरस्टैंडेबल। सोचिए आपने जनवरी 2015 को डेलॉयट ज्वाइन करा और सितंबर 2015 को आपने डेलॉयट से एब्सकॉन्ड करा। आज की डेट में आपको सोचिए PwC से एक ऑफर आ रहा है एंड यू वांट टू ज्वाइन देम। Now PwC is a very big organization, it is one of the big fours, और PwC एक थरो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन करवाती है थर्ड पार्टी से। ये थर्ड पार्टी जब आपके सारे एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन को वेरीफाई करेगी तब ये UAN वेरिफिकेशन भी करेगी, और जब ये UAN वेरिफिकेशन करेगी तब इस थर्ड पार्टी को पता चल जाएगा कि आपने जनवरी 2015 से सितंबर या अक्टूबर 2015 तक डेलॉयट में काम करा था, आपका PF भी क्रेडिट हुआ था। लेकिन वो ये भी देखेगी कि आपने अपने रेज्यूमे में इस ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन नहीं करा है, विच मीन्स दैट ये जो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन करने वाली थर्ड पार्टी है, इट विल अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू हाइड एन एम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज फ्लैग हो जाएगा टू योर फ्यूचर एम्प्लॉयर, जिसने आपको ऑफर लेटर दिया है, जो आपका वेरिफिकेशन करवा रही है, उसके HR को फ्लैग कर दिया जाएगा कि this candidate is trying to hide an employment and this is the employment, this is the duration। तब आपका जो नई कंपनी का HR है वो आके आपसे पूछेगा कि why are you trying to hide this employment, then you will have to explain कि आपने क्या कर्म किया है। ये जानने के बाद नई कंपनी आपको लेना चाहे या ना लेना चाहे, ये कंप्लीटली उनके ऊपर रहता है। और अगर ये जानने के बाद that you have hidden your employment, अगर वो अपना ऑफर जो आपको एक्सटेंड करा गया था वो ऑफर वो विदड्रॉ कर लेती है, देन यू विल नॉट बी एबल टू चैलेंज देम। क्योंकि कोई भी ऑफर जब एक्सटेंड किया जाता है
तो उसमें ये पॉइंट रहता है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन है वो एकदम क्लीन होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन क्लीन नहीं आया देन द ऑफर कैन बी विथड्रॉन एट एनी पॉइंट इन टाइम। या फिर अगर आपने कंपनी ज्वाइन करी है और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अभी भी चल रहा है तो भी आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रेड यानी कि फेल्ड आने के बाद आपको उस कंपनी से फायर कर दिया जा सकता है। आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन द रिस्क involved in absconding. So now let's discuss how can you make it right. Well, सोचिए कि आपने 2014 या 2015 में किसी कंपनी से abscond करा है and now you have to make it right ताकि आगे चल के आपका कोई भी employment verification जो है वो फेल ना हो। Well, what you can do is जिस भी कंपनी से आपने abscond किया हो आप उसके HR से कनेक्ट करें, उनको अपना सिचुएशन अच्छे से समझाएं और आप उनको समझाएं कि you want to make things right now. In most cases what you will have to do is you will have to pay the recovery amount, यानी कि आपने जो नोटिस पीरियड सर्व नहीं करा था उसके लिए जो रिकवरी अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा, प्लस ये 10 सालों में उसके ऊपर एक इंटरेस्ट इनकर हुआ है वो वाला इंटरेस्ट भी आपको पे करना होगा। अगर आप वो पेमेंट दे देते हैं आपको रिलीज लेटर मिल जाएगी। जब आपको रिलीज लेटर मिल जाएगी तब आप HR से ईमेल में ये कंफर्मेशन भी ले लीजिए कि आगे चल के एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी ईमेल्स या कॉन्टैक्ट्स उनके पास आए वो आपके लिए पॉजिटिव फीडबैक ही देंगे। वंस यू हैव द कंफर्मेशन फ्रॉम द HR कि आपका फीडबैक अब से पॉजिटिव ही दिया जाएगा, आप ये वाला एम्प्लॉयमेंट भी अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। I hope I have been able to explain the entire absconding process। और कुछ भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप नीचे पूछ सकते हैं और अगर मेरी जानकारी में होगा तो मैं क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। लास्ट नोट यही कि एज एन HR प्रोफेशनल, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल इन इंडिया मैं यही सजेस्ट करूंगी, एडवाइस करूंगी कि आप कभी भी किसी भी कंपनी से abscond ना करें, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ रही हो, मैनेजर अच्छा नहीं लग रहा हो, काम में मन नहीं लग रहा हो या फिर कहीं और दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, कुछ भी हो आप अपना नोटिस पीरियड प्लीज सर्व करें या फिर HR से बात कर लें, नोटिस पीरियड कम करवा लें, फिर कोई कम नोटिस पीरियड सर्व करें, लेकिन एब्सकॉन्ड ना करें। एब्सकॉन्ड करना आपके करियर के लिए जरूर हानिकारक हो सकता है। सो विद दैट नोट आई विल टेक योर लीव एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।